स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 28 से द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। यानी कि स्पीसीज डाइवर्सिटी होना, अलग अलग स्पीसीज वेरिएशन में होना हमारे इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट कैसे है। डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। यानी कि कितने नंबर की स्पीसीज, यानी कितनी स्पीसीज हमारी कम्युनिटी में है या एक कम्युनिटी के अंदर कितनी स्पीसीज हैं, क्या वो इकोसिस्टम को किसी भी तरह से अफेक्ट करता है। नाउ आगे देखते हैं। दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेटिव आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर इकोलॉजिस्ट अभी तक प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाए हैं। कई डिकेड्स तक इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज़ विद मोर स्पीसीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल दैन दोज विद लेस स्पीसीज। इकोलॉजिस्ट को ये मानना था काफ़ी टाइम तक कि जो कम्युनिटी है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ है वो बहुत स्टेबल रहती है एज़ कम्पेयर टू दोज कम्युनिटी जहाँ पे स्पीसीज़ बहुत कम है। मतलब नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ जहाँ बहुत कम है वो इतनी स्टेबल नहीं रहती। सो व्हाट एग्जैक्टली स्टेबिलिटी फॉर बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए स्टेबिलिटी क्या चीज़ है। अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंस और रिजाइलेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस। यानी कि एक स्टेबल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना दिखाए साल भर में। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई चेंजेस आ भी रहे हों तो बहुत मेजर चेंजेस ना शो करे वो कम्युनिटी, ठीक है। और अगर कुछ डिस्टर्बेंस आ भी है या कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस शो करे, वो उन डिस्टर्बेंस के साथ खुद को चेंज ना करे, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कोई एलियन स्पीसीज़ जो वहाँ पे उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती, कहीं बाहर से अगर वो स्पीसीज़ हम डाल भी देते हैं, एलियन स्पीसीज़ अगर आ भी जाती है, इन्वेजन हो भी जाता है तो उसका भी असर ना पड़े, उसकी वजह से एकदम से कोई डिस्टर्बेंस ना पैदा हो। वी डोंट नो हाउ दिस एट्रीब्यूट्स आर लिंक टू स्पीसीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी, बट डेविड टिलमैन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर। एग्जैक्टली तो नहीं पता कि इस सब का लिंक स्पीसीज रिचनेस के साथ कैसे है, बट डेविड टिलमैन ने अपने इकोसिस्टम के एक्सपेरिमेंट यूज़ करके कुछ आंसर्स देने की कोशिश करी। टिलमैन ने फाउंड किया कि जो प्लॉट्स हैं, ऐसे प्लॉट जहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज़ होती हैं वहाँ पे साल भर में कम वेरिएशन देखने को मिलती है बायोमास में। मतलब जो भी वहाँ प्रोडक्टिविटी है, चाहे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो, उसमें साल टू साल का अगर कंपेयर करें तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता जहाँ पे स्पीसीज़ ज़्यादा होती हैं। उन्होंने ये भी दिखाया कि इन हिज एक्सपेरिमेंट इंक्रीज डाइवर्सिटी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी, कि जितनी ज़्यादा स्पीसीज़ होंगी उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उस एरिया की होगी। Although we may not understand completely how species richness contribute to the well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of the human race on this planet. मतलब हमें ये एक्चुअली ढंग से समझ में तो नहीं आया कि जो स्पीसीज रिचनेस है वो कैसे एक इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखने में हेल्प करती है, बट हमें ये पता है कि अगर बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, अच्छी तरीके से बायोडाइवर्सिटी रिच कोई पोर्शन है तो सिर्फ इकोसिस्टम नहीं बल्कि ह्यूमन रेस भी हेल्दी रहेगी। Now, at a time when we are losing species at an alarming pace, one might ask, does it really matter to us if a few species become extinct? यानी कि अगर अभी तो हम तब की बात कर रहे हैं जब एकदम से हम देख रहे हैं कि स्पीसीज़ ख़त्म हो रही हैं, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही हैं, बट क्या ये चीज़ एक्चुअली ऐसा है कि कुछ नुकसान होगा या हमें कुछ असर पड़ेगा अगर कुछ स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो गई तो? Would Western Ghat ecosystem be less functional if one of its tree frog species is lost forever? यानी कि क्या वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम को कुछ असर देखने को मिलेगा या लेस फंक्शनल हो जाएगा वो अगर वहाँ पे 2-3 फ्रॉग की स्पीसीज़ ख़त्म हो गई तो? How is our quality of life affected if, say, instead of 20,000 we have only 15,000 species of ants on earth? हमारी लाइफ पे किस तरह से असर पड़ेगा अगर 20,000 की जगह सिर्फ 15,000 स्पीसीज़ हैं एंट्स की अर्थ पे?
So now there are no direct answer to such naive questions, but we can develop a proper perspective through an analogy, the रिवेट पॉपर हाइपोथीसिस। इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है, बट हम आंसर ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथीसिस के थ्रू, जो स्टैनफोर्ड में इकोलॉजिस्ट पॉल एवरेज ने दी थी। इसमें क्या है पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर लाइन टू लाइन समझाऊंगी। एक इमेजिन करने को बोली एक सिचुएशन इन एन एयरप्लेन, और यहाँ पे एयरप्लेन को माना गया है इकोसिस्टम। ठीक है, सारे पॉइंट्स एक साथ जुड़े हुए हैं 1000 ऑफ रिवेट्स स्पीसीज के थ्रू। ठीक है, उस एरोप्लेन के अलग अलग पार्ट्स किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, रिवेट्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। इफ़ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट पॉपिंग अ रिवेट टू टेक होम, यानी कि अगर हर एक पर्सन जो वहाँ पे रहता है, जो उस एरोप्लेन में है, तो यहाँ पे जो एरोप्लेन है उसके सारे पार्ट्स रिवेट्स के थ्रू, नट बोल्ट्स जो होते हैं उसके थ्रू जुड़े हुए हैं, और वो नट बोल्ट्स को हमने स्पीसीज कंसिडर किया है कि वो स्पीसीज होता है। इफ़ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट पॉपिंग अ रिवेट टू टेक होम कॉजिंग अ स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट। अब ऐसे इमेजिन करना है कि हर एक पैसेंजर एक एक करके क्या कर रहा है, वो नट बोल्ट या जो भी रिवेट है उसको निकालने की कोशिश करके अपने साथ ले गया घर। अब वो घर ले गया मतलब वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि हम उसको क्या मान के चल रहे हैं, स्पीसीज मान के चल रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक आध चीज़ों से अफेक्ट नहीं पड़ेगा, लाइक एक दो रिवेट निकलने से फ्लाइट की सेफ्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शुरू में तो ऐसा ही होगा, बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव, पर जैसे जैसे और रिवेट्स रिमूव होते जाएंगे जो प्लेन होगा वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा थोड़े ही टाइम में। फर्दर मोर विच रिवेट इज़ रिमूव्ड में ऑल्सो बी क्रिटिकल, यानी कि कौन सा रिवेट हटाएंगे, कौन सा रिवेट हटेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि जो विंग्स पे जो स्क्रू लगे हैं, नट्स लगे हैं, यानी की स्पीसीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन, जो मेन इकोसिस्टम के फंक्शन करती हैं वो वाली स्पीसीज, अगर वो ख़त्म हो गई या वो रिवेट्स हट गए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी फ़्लाइट के लिए, फ़्लाइट सेफ्टी खतरे में आ जाएगी। और अगर एक आप विंडो के आसपास के रिवेट हटाते हो या फिर सीट के आसपास के, तो इतना शुरू में असर देखने को नहीं मिलेगा। तो रिवेट पॉपर हाइपोथीसिस के थ्रू ये समझाया गया कि हम एयरप्लेन को इकोसिस्टम माने और छोटे छोटे रिवेट्स को स्पीसीज माने। तो स्टार्टिंग में एक दो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने से, यानी रिवेट निकलने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ सब करने लगेंगे और बहुत होने लगेगी तो फाइनली जो फ्लाइट की सेफ्टी है, यानी हमारे इकोसिस्टम की फंक्शनिंग है, वो खतरे में आ जाएगी। तो इस हाइपोथीसिस के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया पॉल एलरिच ने अबाउट द रिवेट पॉपर हाइपोथीसिस। सो ये था पार्ट 28 हमारी इकोलॉजी सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इस सीरीज़ के और पार्ट देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। उसके अलावा डायरेक्टली मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए या होम पेज में जाइए, और वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी इकोलॉजी सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर, और सारे रिलेटेड टॉपिक जो हैं आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।